नागलोक के राजा वासुकी और राजा परीक्षित की कहानी भाग 3। अब राजकुमार परीक्षित व निहालदे को कंचन महल में भेज दिया गया था। चूंकि वहां वे दोनों सुरक्षित थे, इसीलिए वे वहां शांति से रहने लगे। इधर धनतर वैद्य ने भी महाराज से आज्ञा ली और अपने आश्रम की ओर चल दिए। उधर नागलोक में राजा बासिक ने फिर एक पान का बीड़ा सभा के बीच में फेंक दिया और बोले, जो भी नाग योद्धा धनतर वैद्य का अंत कर सकता है, वह इस पान के बीड़े को चबाए। सभी नाग योद्धा एक दूसरे की शक्ल ताकने लगे, क्योंकि किसी भी नाग योद्धा में वैद्यराज धनतर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वे सभी धनतर वैद्य को अच्छी तरह जान चुके थे। धनतर वैद्य में केवल अपने मंत्रों द्वारा उन्हें भस्म करने की शक्तियां विराजमान थीं, जिससे सभी नाग योद्धा भयभीत थे। आखिर बीड़े के पान दोबारा कुम्हलाने लगे तो राजा बासिक अब की बार तक्षक नाग से मुखाबित होकर बोला, तक्षक नाग भूरिया, तो अपने कार्य में सफल होकर भी असफल रहा, किंतु क्या तेरे अंदर भी विष सूख चुका है? क्या अब तुझे भी मौत का भय सताने लगा है? यदि ऐसा ही है तो जा ले शरण उन पृथ्वीवासियों की और छुप जा उनके दामन में। तक्षक नाग अपने बारे में ऐसी कड़वी बातें सुनकर काफी क्रोधित हुआ। वह फुकारता हुआ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मेरे बारे में ऐसी वाणी बोलते हुए कुछ तो विचार किया होता। भला ऐसा कौन सा कार्य है जो मैंने आपके लिए पूर्ण न किया हो? आपने मुझे आज तक जो भी कार्य दिया, मैं उसमें हमेशा विजयी होकर लौटा हूँ। मैंने आपको कभी निराश नहीं किया और आज भी मैं आपको निराश नहीं करूँगा। आप चिंता न करें, मैं पृथ्वीलोक जाकर धनतर वैद्य का अंत करके ही वापस लौटूंगा। फिर तक्षक नाग राजा बासिक से आज्ञा लेकर पृथ्वीलोक की ओर चल दिया। पृथ्वीलोक पहुंचकर तक्षक नाग ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और वैद्यराज धनतर के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि आश्रम में तो कोई है ही नहीं। आखिर तक्षक नाग वही छुपकर धनतर वैद्य के लौटने का इंतजार करने लगा, किंतु काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई न लौटा तो तक्षक को क्रोध आने लगा। वह धनतर वैद्य को ढूंढने की रणनीति बनाने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी की तरफ पड़ी जो आश्रम से कुछ ही दूरी पर स्थित थी। तक्षक नाग तुरंत दौड़कर उस झोपड़े के पास पहुंचा, जिसमें एक गरीब किसान का परिवार रहता था। वहां जाकर तक्षक बोला, कोई है जो इस बूढ़े ब्राह्मण को पानी पिला सके? आवाज सुनकर किसान अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और बोला, कृपा बैठिए महाराज, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। पानी पीकर तक्षक किसान से बोला, मेरे पुत्र को एक जहरीले सांप ने धंस लिया है, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा है। इसीलिए मैं धनतर वैद्य को बुलाने उनके आश्रम गया था, किंतु मुझे वहां कोई नहीं मिला। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि धनतर वैद्य मुझे कहाँ मिल सकते हैं? किसान, पंडित जी, धनतर वैद्य तो राजा पारिक की नगरी में गए हैं। पता चला है कि राजा पारिक और उनके पूरे परिवार को एक जहरीले सांप ने धंसकर मृत्यु के घाट उतारने की कोशिश की है, किंतु अब वे सभी स्वस्थ हैं। वैद्यराज धनतर ने उन सभी के प्राण बचा लिए। क्योंकि आपका भी वैद्य जी से मिलना जरूरी है, तो क्यों ना आप भी राजा पारिक की नगरी ही चले जाए। तक्षक नाग किसान का धन्यवाद करते हुए राजा पारिक की नगरी की ओर चल दिया। 2-4 मील चलने के बाद उसने विचार किया कि राजा पारिक की नगरी में जाने से आखिर मुझे क्या फायदा होगा? वहां तो सभी नागलोक के दुश्मन हैं। अगर किसी को जरा भी भनक लग गई तो कुछ भी हो सकता है। क्यों ना मैं यहीं छुपकर धनतर वैद्य के आने का इंतजार करूं? और तक्षक नाग वही रास्ते में अपना डेरा जमा कर बैठ गया और धनतर वैद्य के आने का इंतजार करने लगा। दोस्तों, आगे आप पढ़ेंगे कि क्या तक्षक नाग वैद्यराज धनतर को खत्म कर पाएगा, जिनके देखने मात्र से खतरनाक नाग का विषुतर राजा है। आखिर हाँ, तो ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएगा तक्षक नाग, और यदि नहीं तो क्या हैशर करेंगे वैद्यराज धनतर नाग तक्षक का? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। इधर तक्षक नाग ने तो अपना डेरा रास्ते में जमा लिया और उधर वैद्यराज धनतर राजा पारिक से विदा लेकर 1600 शिष्यों के साथ अपने आश्रम की ओर चल दिए। वहीं दूसरी तरफ नागलोक में राजा बासिक ने अपने दूतों को पृथ्वीलोक जाकर तक्षक पर निगरानी रखने का हुक्म दिया, ताकि मुसीबत में उसकी सहायता की जा सके। महाराज का हुक्म सुनकर दूत तुरंत पृथ्वीलोक की ओर चल दिए और पृथ्वीलोक पहुंचकर तक्षक की आंखों में धूल झोंक पास के जंगल में ही छुपकर तक्षक की निगरानी करने लगे। कुछ देर बाद धनतर वैद्य की जमात उसी मार्ग से चली आ रही थी। आधे शिष्य धनतर वैद्य के आगे चल रहे थे और आधे शिष्य पीछे चल रहे थे। बीच में धनतर वैद्य बड़े ठाठ से चल रहे थे।
उनके कदमों से उड़ती धूल आकाश में एक गोलाकार आकृति बना रही थी। अब जैसे ही तक्षक की नज़र उस जमात पर पड़ी तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और एक बहुत ही सुंदर सोने की छड़ी का रूप धारण कर बीच मार्ग में गिर गया। इधर जो शिष्य धनतर वैद्य के आगे चल रहे थे उन सभी ने छड़ी हथियाने के लिए दौड़ लगा दी। चून की छड़ी दूर से ही चमक रही थी, इसलिए उन्हें इसे देखने में कठिनाई न हुई। छड़ी उठाने के लिए शिष्य ऐसे टूट पड़े मानो जैसे काफी दिन बाद एक भूखे आदमी को खाने की प्लेट मिल गई हो। छड़ी की चमक ने शिष्यों के मध्य तनाव उत्पन्न कर दिया था। हर कोई उसे पाने के लिए उतावला था। एक कहने लगा, ये छड़ी मेरी है, मैंने इसे दूर से ही देख लिया था। दूसरा बोला, लेकिन सबसे पहले मैंने इसे छुआ है, इसलिए ये मेरी हुई। छड़ी को पाने के लिए उनका लालच इतना बढ़ चुका था कि अब वे सब झूठ का सहारा लेने लगे थे। शिष्यों का आपसी संघर्ष देखकर धनतर वैद्य भी वहां पहुंच गए और बोले, क्या हुआ शिष्यों, आप किस वार्ता को लेकर तनाव कर रहे हैं? तभी उनमें से एक शिष्य बोला, महाराज, ये सभी इस सोने की छड़ी को हथियाने के लिए विवाद कर रहे हैं। वैद्यराज ने शिष्यों का विवाद समाप्त करने के लिए छड़ी उनसे छीन ली और खुद के गले में टांग ली। अब शिष्यों का झगड़ा खत्म हो गया और वे सभी फिर वैद्यराज के आगे आगे चल दिए। दोस्तों, छड़ी को अपने गले में डालकर तक्षक का आधा कार्य तो खुद धनतर वैद्य ने ही कर दिया था। अब तक्षक ने सोचा एक यही मौका है इसे परलोक पहुंचने का, और तक्षक नाग ने अपने असली रूप यानी नाग बनकर वैद्यराज की गर्दन पर धंस लिया और सरर से झाड़ियों में गायब हो गया। अब तक्षक तो अपनी जान बचाते हुए भाग गया, किंतु धनतर वैद्य वही गिर पड़े। चूंकि उनकी नज़र खुद की गर्दन पर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वे बेसुध होकर तड़पते रहे। अपने गुरु की ऐसी दशा देखकर सभी शिष्य रोने लगे। शिष्यों को यूं रोता हुए देख धनतर वैद्य बोले, पुत्रों, मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी शांत हो गए। मुझे तक्षक नाग ने दंसा है। चूंकि मेरी दृष्टि काटे हुए निशान पर नहीं पहुंच सकती, इसीलिए मेरा मरना तय है। मेरे मरने के बाद मुझे धरती में दफना देना और ठीक 6 महीने बाद मुझे खोदकर निकाल लेना, मैं आपको जीवित मिलूंगा। और यदि 6 महीने से पहले ही कोई भयंकर विपदा आन पड़ी तो तुम सभी मुझे निकालकर मेरी सब्जी बनाकर मिल बांट कर खा लेना, जिससे मेरी सारी विधाएं तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम सभी धनतर वैद्य बन जाओगे। बस इतनी बात बताकर धनतर वैद्य ने अपने प्राण त्याग दिए। सभी शिष्यों का रोक रोक कर बुरा हाल था। वे रोते हुए अपने गुरु के लिए समाधि बना रहे थे। जब समाधि खुद कर तैयार हुआ तो नीम के ढेर सारे पत्ते समाधि में डालकर वैद्य जी को दफना दिया गया और सभी शिष्य वहीं बैठकर 6 महीने गुजरने का इंतजार करने लगे। जब तक्षक नाग धनतर वैद्य का अंत कर नागलोक पहुंचा तो वहां खूब जोरों शोरों से तक्षक का स्वागत किया गया। ढोल ताशों की ध्वनि से पूरा नागलोक गूंज उठा था। प्रसन्नता से व्याकुल राजा बासिक ने अपने गले से मोतियों की माला उतार तक्षक को आदर से पहना दी और उसे विश्राम करने के लिए भेज दिया। भूरिया नाग भी वहां बैठा ये सारा नजारा देख रहा था और मन ही मन जल रहा था। उसने खुद से वादा किया कि मैं भी कुछ बड़ा कारनामा करके जरूर दिखाऊंगा। अब तक्षक नाग को तो विश्राम के लिए भेज दिया गया और उसी दौरान दूत जो पृथ्वीलोक भेजे गए थे वे भी दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। दूतों को देख राजा बासिक बोले, आइए, सभा में आपका स्वागत है और बताए अपनी आंखों देखी कि तक्षक योद्धा ने कैसे बहादुरी से अपने कार्य को अंजाम दिया। दूत महाराज, पहला समाचार तो यह है कि राजा पारिक ने बिटिया निहालदे और राजकुमार परीक्षित को समुद्र के बीच में कंचन महल का निर्माण कर वहां सुरक्षित रहने के लिए भेज दिया है, और दूसरा ये कि तक्षक तो अपना कार्य कर वहां से निकल आए। परंतु राजा बासिक, परंतु क्या दूत? फिर दूतों ने वह सारी कहानी राजा बासिक को सुना दी जो मरते वक्त धनतर वैद्य अपने शिष्यों को समझा कर गए थे। राजा बासिक, क्या तुम सत्य कह रहे हो? यदि ऐसा हुआ तो 1600 धनतर वैद्यों की उत्पत्ति होगी, जिससे नागों का जीना दुश्वार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और महाराज खड़े होते हुए बोले, कल सभी नाग योद्धा समय पर दरबार में उपस्थित हो जाना, क्योंकि कल हम आने वाले भयंकर संकट पर मंत्रणा करेंगे। अगले दिन सभी नाग योद्धा व मंत्री गण समय पर दरबार में एकत्रित हो जाते हैं। दरबार में सभी के उपस्थित होने के बाद राजा बासिक बोले, सभागणों, हमारे अनुसार आप सभी जानते हैं कि इस सभा का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है, फिर भी हम आपको याद दिलाना चाहते हैं।
यदि 6 महीने बाद धनतर वैद्य जीवित हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत दुखदायक समाचार होगा, और यदि उसके सभी शिष्य धनतर वैद्य बन जाते हैं तो इसका भी बहुत भयंकर परिणाम नागों को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय खोजें कि ये दोनों ही काम सफल ना हो सके। दोस्तों, ऐसे ही मंत्रणा करते हुए 5 महीने बीत गए, किंतु किसी को कोई उपाय नहीं सूझ पा रहा था। आखिरकार राजा बासिक ने 7 पान का बिड़ा फिर सभा में डाल दिया और कहा, जो भी नाग योद्धा इस संकट को सुलझाएगा और परीक्षित का अंत करने में सफल होगा, उसे हम नागलोक का आधा राज्य भेंट कर देंगे। भूरिया नाग को अब एक अवसर दिखने लगा था, अपनी नाकामयाबी को सफलता में बदलने का अवसर। वह तुरंत अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और सभा में पड़े बिड़े के पान को चबा गया और फुक्कार कर बोला, महाराज आप सभी निश्चिंत रहिए, अब मैं कार्य को अंजाम देकर ही लौटूंगा। भूरिया नाग के इस साहस के कारण सभा में अब उसके लिए प्रशंसा के स्वर निकलने लगे थे। राजा बासिक, भूरिया, हमें आपसे यही आशा थी, हम जानते हैं ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप ना कर सके। और भूरिया नाग सभी को प्रणाम कर पृथ्वीलोक की ओर चल दिया। वहां दूसरी तरफ धनतर वैद्य के शिष्यों में मतभेद होने लगा था। अपने गुरु को लेकर उनके मन में अलग अलग धारणाएं बनने लगी थी। एक शिष्य बोला, मित्रों, मुझे नहीं लगता धरती में इतने दिन दफन होने के बाद किसी का शरीर जैसे का तैसा निकले। मुझे लगता है हमारे गुरुजी का शरीर अब गल चुका होगा और हम यहाँ बेवकूफ़ी से बैठे इंतजार कर रहे हैं। फिर क्या था, आधे शिष्यों ने उसकी बात का स्वागत किया और बोले, हाँ भाई, ये ठीक कह रहा है। लेकिन फिर भी आधे शिष्यों का मत था कि गुरुजी अभी भी धरती में सुरक्षित हैं। आखिर सभी शिष्यों में समझौता हुआ कि हम सब मिलकर गुरुजी को खोद कर देखते हैं। अगर उनका शरीर सुरक्षित है तो हम उन्हें वापस दफना देंगे, और यदि शरीर गल चुका है तो हम उनका अंतिम संस्कार कर यहाँ से आश्रम चले जाएंगे। फिर शिष्य वैद्यराज धनतर की कब्र खोदने लगे। कब्र खोदने के बाद शिष्य क्या देखते हैं कि धनतर वैद्य का पूरा शरीर जैसे का तैसा था, किंतु उनका सर गायब था। ये दृश्य देखकर सभी शिष्य चकित रह जाते हैं। सभी शिष्य ये समझ चुके थे कि अनजाने में उन्होंने एक ऐसी भूल की है जिसने सदा के लिए उनसे उनका गुरु छीन लिया था। वे सभी गुमसुम खड़े अपने गुरु के अचेत शरीर को निहारते रहे। सभी की आंखों से पश्चाताप के स्वर निकल रहे थे, जिन्हें दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं था। तभी उनमें से एक शिष्य ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यदि हम 5 की जगह 6 महीने में खोदते तो गुरुजी का सिर भी धड़ से जुड़ जाता और वह जीवित हो उठते। ये बात सुन दूसरे शिष्य ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम सभी को गुरुजी की वह बात याद करनी चाहिए जो उन्होंने मरते वक्त हमसे कही थी, कि यदि तुम मुझे 6 महीने से पहले ही निकाल लेते हो तो सभी मुझे बनाकर मिल बांट कर खा लेना। सभी शिक्षकों ने अपना 50-50 का गुट बनाया और मांस आपस में बांट लिया। जब शिष्य मांस पकाने की तैयारी कर रहे थे, तभी भूरिया नाग ब्राह्मण का भेष धारण कर वहां पहुंच जाता है। एक ब्राह्मण को घेरे में आया देख सभी शिष्य आकर ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करते हैं, तो ब्राह्मण के भेष में भूरिया नाग बोला, पुत्रों, ये तुम किस प्रकार का भोजन पका रहे हो, इसकी महक बहुत ही अप्रिय है। तब उनमें से एक शिष्य ब्राह्मण को सारी कहानी सुना दी और बोला, इसीलिए हम अपने गुरु का मांस पका रहे हैं। ब्राह्मण, भूरिया नाग, अरे बेवकूफों, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते यदि किसी का गुरु मरता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए सत्संग करते हैं, हवन पूजा करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, धूमधाम से उसका अंतिम संस्कार करते हैं, और एक तुम हो कि अपने ही गुरुजी को खाने की सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इससे तुम बड़े विद्वान बन जाओगे? नहीं, बल्कि तुम सभी नरक की सजा के भागीदार बनोगे और 7 जन्मों तक तुम्हारा ये पाप नहीं भूलेगा। सभी शिष्य, ब्राह्मण देवता कृपा अब आप ही बताएं हम क्या करें? ब्राह्मण, भूरिया नाग, अवश्य, यदि तुम इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहते तो इन सभी मांस के टुकड़ों को गंगा नदी में परवा कर दो, अन्यथा तुम सभी सदैव इस पाप के बोझ के नीचे दबे रहोगे। अब सभी शिष्यों ने अपने अपने मांस के टुकड़े उठाए और ब्राह्मण यानी भूरिया नाग के साथ गंगा नदी की ओर चल दिए। दोस्तों, भाग 4 में आप पढ़ेंगे कि क्या सच में सभी शिष्य ब्राह्मण के भेष में आए भूरिया नाग की बातों में आकर मांस के टुकड़े नदी में बहा देंगे, या खुल जाएगा सबके सामने नाग भूरिया का भेद, और आखिर क्या परिणाम होगा इसका? जब होगी 1600 धनतर वेदों की उत्पत्ति। भूरिया नाग 1600 धनतर वेदों की उत्पत्ति रोकने में सफल होगा या नहीं, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।
अगले भाग की नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये भाग कैसा लगा। धन्यवाद।